हेलो बच्चों। छोटा सा नाम है, दिखने में भी छोटा है, पर मायने बहुत हैं। मासूम सा चेहरा है, एटम है मेरे दोस्तों। ऐसे किसी की समझ आता नहीं है। इसको समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों से इसको समझना पड़ता है। दोस्तों, आज हमारी ये मुलाकात बिल्कुल खास रहने वाली है। आज हमें इस मुलाकात में कुछ नया जानना है, कुछ स्पेशल जानना है। देखिए, आज हमें सेशन में एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज की बात करनी है। न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी अगर ज्यादा होगी, यानी रेडियस ज्यादा होगा, तो एटम बड़ा होगा। दूरी कम होगी, रेडियस कम होगा, एटम छोटा होगा। आई होप इस माया को आप अंडरस्टैंड करते भी होंगे। अगर आप ये सब कुछ अंडरस्टैंड करते हैं तो आइए इस सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन से। क्या डेफिनेशन होगी? द एवरेज डिस्टेंस of valence electron from nucleus is called atomic radius. It is very difficult to measure the atomic radius. देखिए, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आइए इसकी सबसे पहले बात करें। और डिफिकल्ट क्यों है? एटॉमिक रेडियस की एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करना डिफिकल्ट क्यों है? ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एटम है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस होगा, इस प्रकार से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आई होप ये कहानी आप अंडरस्टैंड करते होंगे। ये देखिए, न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, बिल्कुल ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, ये क्या है? ये एटॉमिक रेडियाई है। जी हां, ये होगा एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, ये देखिए, एवरेज डिस्टेंस क्यों है? अगर वेव मैकेनिकल मॉडल की मानी जाए, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स नहीं होगा। जी हां, ये तो वेव भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इस प्रकार से। तो हम यहां पर एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी होगी। डिफिकल्टी देखिए क्या होगी। सबसे पहली डिफिकल्टी, द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। एक सिंगल एटम का ही एनालिसिस करना हो और उसमें रेडियस की बात करनी हो, उस सिंगल एटम के आइसोलेशन को डिफिकल्ट माना गया है। जी हां, सिंगल एटम को अलग कर पाना, मॉलिक्यूल से अलग कर पाना, एलिमेंट से एक ही एटम को अलग कर पाना, ये डिफिकल्ट है। पॉइंट नंबर 1 आपने अंडरस्टैंड किया होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम। जी हां, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, आपने सुना होगा। जी हां, वेव मैकेनिकल मॉडल में आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। और ये तो एटम की बाउंड्री से, जो फिजिकल बाउंड्री है, उससे बाहर भी हो सकती है। आप देख सकते हैं, वेव बिहेवियर को कंसिडर करते हैं तो देखिए ऐसा मिलता है। तो देखिए, अगर एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर 0 मिलती है, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो हम कैसे मान लें कि यहां तक बाउंड्री नहीं होगी, यहां तक बाउंड्री नहीं होगी, यहां तक बाउंड्री नहीं होगी, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो एटम की बाउंड्री को ऐसे आसानी के साथ हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। देखिए, इस प्रकार से एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेशन में, मेजरमेंट में हमें आएगी प्रॉब्लम। हमें इस प्रॉब्लम से बाहर आना होगा। एटॉमिक रेडियाई को अलग अंदाज में डिफाइन करना होगा। कैसे डिफाइन करना होगा? ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन देखिए, द मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखिए, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मीनिंग है जो बॉन्डेड एटम्स हैं, ये सेम टाइप के हैं। सेम टाइप के देखिए किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से ए एंड ए टाइप के एटम्स हैं, इस प्रकार से सेम टाइप के एटम्स होंगे। ये बॉन्डेड एटम्स हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की हमने बात की है, यानी
एटम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉन्ड फॉर्म करता है, तो इनके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करना होगा। यहां देखिए इस प्रकार से अगर एटम्स कंबाइंड होंगे, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो हमने एटॉमिक रेडियाई को किस प्रकार से डिफाइन किया है, ये देखिए यहां से इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस d है। तो किस प्रकार से एटॉमिक रेडियाई की बात की जा सकती है, देखिए एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई d/2 होगा। मेटल का केस हुआ तो मेटल एटम्स बॉन्डेड होंगे, जी हाँ, वहां पर हमें अलग अंदाज में एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करना होगा। नॉन मेटल का केस होगा तो वहां पर एटम्स अलग अंदाज में बॉन्डेड होंगे, वहां पर हमें अलग अंदाज से ही एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करना होगा। अगर केस हुआ गैसेस का तो वहां पर अंदाज चेंज हो जाएगा। अगर मेटल नॉन मेटल बॉन्डेड है तो वहां पर भी हमें बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करते हुए एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करना होगा। यानी एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करता है किसके ऊपर, बॉन्डिंग के ऊपर। दिस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज ऑल्सो नेम्ड एज बॉन्ड लेंथ। इस डी को, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, इसको बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। ये बॉन्ड लेंथ है। इस प्रकार से बॉन्ड लेंथ का हाफ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एटॉमिक रेडियाई हुआ। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो देखिए इस बॉन्ड लेंथ का हाफ, ये डिस्टेंस तो होगा, जी हां, ये डिस्टेंस होगा d/2, ये होगा। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये r किसके इक्वल है, दिस r इज इक्वल टू d/2। अगर आप ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर चुके हैं, यानी एटॉमिक रेडियाई को हमें बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स क्या है, केमिकल बॉन्ड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जी हां, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को बाइंड करती है। बेस्ड ऑन केमिकल बॉन्ड्स एटॉमिक रेडियस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। देखिए कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस। किस प्रकार से बॉन्डिंग पैटर्न चेंज होने पर हमें एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करना होगा। आइए इस पूरी माया को जानेंगे, किस टाइप के एटम के केस में कौन से रेडियस को डिफाइन करना होगा। आइए इसको जानेंगे। कोवेलेंट रेडियस से हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल्स अगर बॉन्डेड है, नॉन मेटल एटम्स अगर बॉन्डेड है, तो उस केस में हमें कोवेलेंट रेडियाई को डिफाइन करना होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, उस केस में हमें डिफाइन करना होगा कोवेलेंट रेडियस को। इतना आपने 10th क्लास में जाना होगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं, नहीं भी जाना है तो डिटेल इसकी हम जानेंगे कहां पर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। इसका क्या मीनिंग है, होमोडायटोमिक का क्या मीनिंग है, यानी एटम्स सेम टाइप के हुए। अगर एटम्स डिफरेंट टाइप के हुए तो क्या होगा, सोचिए इसके बारे में। अगर एटम्स डिफरेंट टाइप के हुए तो क्या होगा, इसके बारे में भी हमें ही सोचना है। और कौन सोचेगा, देखिए जानना है और सोचना है। देखिए सबसे पहले सोचेंगे तभी जान पाएंगे। ये हमारे पास 2 एटम्स हैं। 2 एटम्स इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होगी और इससे क्या बना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, ये एटम ए है, ये भी सेम टाइप का है, ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ DAA। जी हां, A2 के लिए हमने न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कितना मान लिया है, ये A2 मॉलिक्यूल है। इसके एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम की न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस कितना है, DAA है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। दिस डिस्टेंस इज DAA। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस कितना है, आपके सामने है।
अब देखिए कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा, इस प्रकार से कोवेलेंट रेडियाई को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। देखिए कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा, इस d का हाफ होगा इन d/2, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है, तो इसका हाफ डिस्टेंस कितना होगा, देखिए इसका हाफ ये होगा, d/2 ये होगा। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, कहां से कहां तक का, ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियाई होगा, आर ए होगा। जी हां, वेयर आर ए इज इक्वल टू डी AA/2। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया है। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस क्या है, d है, डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा कोवेलेंट रेडियाई। आई होप आपने इस प्रकार से कोवेलेंट रेडियाई को अंडरस्टैंड किया होगा। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हो तो कैसे न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस d है और डिवाइड बाय 2 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कोवेलेंट रेडियाई मिल जाएगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, यानी ऐसे केस में जहां पर एटम सेम टाइप के थे, इसके बाद हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करनी है, यानी बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट टाइप के हैं। ये देखिए ये एटम है, ए एटम, और ये कौन सा एटम है, ये बी एटम है। इस प्रकार से बॉन्डेड एटम्स आपको मिलते हैं। ये बॉन्डेड एटम ए है और ये बी है। मॉलिक्यूल किस टाइप का है, ए बी मॉलिक्यूल आपके सामने है, और ये भी मॉलिक्यूल हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक होगा। जी हां, न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप के होंगे, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके सामने है। यहां देखिए इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस RA है, एंड इसका रेडियस RB है। इस प्रकार से इसका रेडियस RA है, इसका रेडियस RB है। मान लेते हैं RA RB रेडियस है, तो किस अंदाज में हमें यहां पर कोवेलेंट रेडियाई को डिफाइन करना होगा। देखिए इसके लिए कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट करना है, डिफाइन करना है, तो हमें यूज करना होगा एक बेहतरीन रिजल्ट, हमें यूज करना होगा स्टीवेंसन स्कोमेकर इक्वेशन को, स्टीवेंसन स्कोमेकर इक्वेशन को हमें यूज करना होगा। देखिए स्टीवेंसन स्कोमेकर इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो DAB है ये डायरेक्टली इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। किसी एक एटम की इनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। जी हाँ, डिफरेंट टाइप के एटम्स है। मान लेते हैं बी की एबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली बी की तरफ शिफ्टेड होंगे। इसे बोला जाएगा, इस एबिलिटी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाद में इसके बारे में जानेंगे, बेसिक पार्ट हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस बी की तरफ शिफ्टेड होंगे, पार्शियली शिफ्टेड होंगे, तो पार्शियल माइनस चार्ज होगा। देखिए इस पर चार्ज कैसा होगा, पार्शियल प्लस चार्ज होगा। इन पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस चार्ज के अपीयर होने की वजह से यहां पर ये डिस्टेंस आपको डायरेक्टली DAB नहीं मिल पाएगा। देखिए अगर आप DAB कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये होगा RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू मोड XA माइनस मोड XB। ये क्या है, मोड XA माइनस मोड XB, और इसमें XA माइनस XB में ये XA क्या है, XB क्या है। देखिए इसकी एक साथ बात करते हैं, आपको पूरी कहानी अंडरस्टैंड हो जाएगी। ये मोड XA माइनस XB, इस प्रकार से आपको डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी। जी हाँ, ये है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी है, ऑफ ए एंड बी। जी हाँ, ए एंड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो भी डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस होगा, इसको हमें यहां पर पुट करना है और एक पॉजिटिव वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से कम को माइनस करना है, इसलिए मोड अप्लाई किया गया है। यहां पर हमें एक पॉजिटिव वैल्यू को पुट करना है। जी हाँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कब पुट कर पाएंगे, जब यहां पर हम देखिए या तो ज्यादा में से कम को माइनस करें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसमें से कम को माइनस कर दें, या फिर मोड अप्लाई कर दें। कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे, मोड अप्लाई करने से वैसे भी नेगेटिव क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। यहां से आप कैलकुलेट कर लें डीएबी को। जी हाँ, यहां पर पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस चार्ज अपीयर होने की वजह से डायरेक्टली आप यहां पर डीएबी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस केस में हमें इसी प्रकार से, इसी अंदाज से स्टीवेंसन स्कोमेकर इक्वेशन को यूज करते हुए डीएबी कैलकुलेट करना होगा। अगर आपके पास डीएबी है तो देखिए आरएबी क्या होगा, कोलेंट रेडियाई क्या होगा, डीएबी बाय 2 होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। फिर आरएबी इज कोलेंट रेडियाई, याद कीजिए स्टीवेंसन स्कोमेकर इक्वेशन को। अगर आप इसको याद कर चुके हैं तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमें डिफाइन करना होगा, कोलेंट रेडियाई के बाद मेटालिक रेडियाई को डिफाइन करना होगा। 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोजेस्ट मेटल एटम्स इन मेटालिक लैटिस। जी हाँ, मेटल्स की केस में हमें डिफाइन करना होगा मेटल एटम्स मेटालिक बॉन्ड की हेल्प से अगर बॉन्डेड है तो उस केस में हमें डिफाइन करना होगा मेटालिक रेडियाई को। देखिए मेटल का लैटिस किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से दिखने में होगा मेटल का लैटिस, ये आपके सामने है। 3 डायमेंशनल होगा, लेकिन यहां पर 2 डायमेंशन में ही हमें इसको अंडरस्टैंड करना है। और इस प्रकार से मेटल एटम्स आपको मिलते हैं, ये होंगे मेटल एटम्स, इस प्रकार से मिलते हैं मेटल एटम्स, ये आपके सामने है, ये होंगे मेटल एटम्स। और मेटल्स की केस में आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोबाइल होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो देखिए मेटल एटम का जो पार्ट होगा इसे बोला जाएगा कर्नल। और ये इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगी। जी हां, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। यहां पर हमें डिस्कस करना है, क्या मेन मुद्दा क्या है, यहां पर हमें मेटालिक रेडियाई को डिस्कस करना है। ये हमने 2 क्लोजेस्ट एटम्स को कंसिडर किया। ये देखिए ये 2 क्लोजेस्ट एटम्स हमारे पास हैं, इनके बीच न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ये d है। इस d को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल पाएगा, इस d को 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिल पाएगा मेटालिक रेडियाई, ये r होगा मेटालिक रेडियाई। आई होप आपने मेटालिक रेडियाई को अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए मेटल्स की केस में अगर मेटल एटम्स बॉन्डेड हो किसकी हेल्प से, मेटालिक बॉन्डिंग की हेल्प से, तो इन क्लोजेस्ट मेटल एटम्स के बीच जो डिस्टेंस d होगा इसको डिवाइड बाय 2 करने से हमें क्या मिल जाएगा, मेटालिक रेडियस मिल जाएगा। और देखिए ये कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेम्ड एज मेटालिक बॉन्डिंग। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये जरूरी नहीं है इसका इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको ही अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये देखिए इसको भी अट्रैक्ट करेगा
और नेबरिंग जितने भी कर्नल्स होंगे उन सभी कर्नल्स को ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसी टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, इसी टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद हमें देखिए आगे चलना है नॉन बॉन्डेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में। जी हां, नॉन बॉन्डेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में, और मॉलिक्यूल्स के केस में हमें डिफाइन करना होगा वैन डर वाल रेडियाई को। वैन डर वाल रेडियाई को देखिए, वैन डर वाल रेडियाई क्या होगा? इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स और एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। जी हां, नेबरिंग एटम्स और एटम्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के केस में हमें इनके बीच का देखिए 1/2 डिस्टेंस कंसिडर करना होगा। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो पाएगा सॉलिड स्टेट में ही, नहीं तो गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स और एटम्स मूव कर रहे होंगे, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम वैन डर वाल रेडियाई को डिफाइन कर पाए। तो देखिए सॉलिड स्टेट में सॉलिडिफाई करने के बाद एटम्स के बीच का डिस्टेंस देखिए इस प्रकार से, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस न्यूक्लियस से न्यूक्लियस ये d है। तो आर वैन डर वाल क्या होगा? आर वैन डर वाल इज इक्वल टू d/2। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से हमने नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए वैन डर वाल रेडियाई को डिफाइन किया। इसके बाद देखिए मॉलिक्यूल्स के केस में कैसे डिफाइन करेंगे। गैसियस मॉलिक्यूल्स के केस में ये देखिए, ये हमारे पास एक गैसियस मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल है। सॉलिड स्टेट में ये बात होगी, सॉलिड स्टेट में ये आपको याद रखना है। वैन डर वाल रेडियाई को सॉलिड स्टेट में ही जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तभी डिफाइन कर पाएंगे। इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। यहां भी देखिए, इन सॉलिड स्टेट atoms are present। ये हम जानते हैं, ऐसे एटम्स नॉन बॉन्डेड होंगे, क्लोजेस्ट होंगे, नेबरिंग होंगे। जी हाँ, तो यहां भी देखिए ये मॉलिक्यूल्स क्लोजेस्ट होंगे, नेबरिंग होंगे। तो यहां देखिए इसके एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे मॉलिक्यूल के इस नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस देखिए क्या होगा। ये डिस्टेंस d होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d होगा। तो देखिए इस केस में आर वैन डर वाल क्या होगा? आर वैन डर वाल इस केस में होगा d/2। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से गैसेस अगर मोनोटोमिक हैं तो कैसे डिफाइन करना होगा? ऐसे डिफाइन करना होगा। मॉलिक्यूल्स के केस में ऐसे डिफाइन करना होगा। और ये आपको याद रखना है, वैन डर वाल रेडियाई डिफाइन करना है गैसेस के लिए, और ये गैसेस नोबल गैसेस हो सकती हैं। जी हां, नोबल गैसेस हो सकती हैं, डायटोमिक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। नोबल गैसेस मोनोटोमिक है, मोनोटोमिक भी हो सकती हैं, डायटोमिक भी हो सकती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन। इस प्रकार से डायटोमिक इस प्रकार से जैसे F2, Cl2, O2, N2। इस प्रकार से इस टाइप की गैसेस के लिए वैन डर वाल रेडियाई को डिफाइन कर पाएंगे। जी हां, डेफिनेशन हमारे सामने है।
क्या डेफिनेशन, एक बार फिर से देखिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड, जी हां, नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स और एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। या तो नेबरिंग एटम्स के बीच का जो डी डिस्टेंस है इसको डिवाइड बाय 2 करना होगा। कौन सी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में कंसीडर करेंगे तभी तो ये डिस्टेंस एक फाइनाइट डिस्टेंस होगा, नहीं तो चेंज होगा। जी हां, एटम्स की मूवमेंट हुई तो ये डिस्टेंस चेंज होगा। और देखिए मॉलिक्यूल्स का केस हुआ तो इस केस में एटम्स आपको एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के इस प्रकार से कंसीडर करने हैं कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, और इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें देखिए क्या मिल पाया, आर वैंडरवॉल मिल पाया। इसके बाद देखिए हमें कंक्लूड ये करना है वैंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा होगा। जी हां, एटम्स के बीच में देखिए ये गैप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से आपको वैंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा मिलेगा। डी ज्यादा होगा तो आर वैंडरवॉल भी ज्यादा होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। डी ज्यादा होगा तो आर वैंडरवॉल भी ज्यादा होगा। यहां देखिए इसके बाद मेटालिक रेडियाई होगा। इसके कंपैरिजन में एटम्स के बीच का गैप मेटल के लैटिस में कम होगा। यह आप देख चुके हैं। ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी, इसके कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो आर मेटालिक d/2, और ये d अगर कम है, उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा यहां था, तो इस केस में फिर हम क्या बोलेंगे, यहां पर आर मेटालिक उतना ज्यादा नहीं होगा जितना ज्यादा आर वैंडरवॉल था। और देखिए कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम होगा। यहां तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी, जी हां, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, और इस ओवरलैपिंग के बाद ही क्या बन पाया होगा, इस ओवरलैपिंग के बाद ही कोवेलेंट बॉन्ड बन पाया होगा। यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो इस प्रकार से डी आपको सबसे कम मिल पाएगा। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, ये डी आपको सबसे कम मिल पाएगा। यानी आर कोवेलेंट इज इक्वल टू d/2। डी अगर सबसे कम होगा तो यहां आर भी क्या होगा, सबसे कम होगा। जी हां, कोवेलेंट रेडियाई सबसे कम होगा और वैंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा होगा, और मेटालिक रेडियाई आपको यहां मिलता है। देखिए वैंडरवॉल रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई के बीच मिलता है। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं, इसके बाद बारी है आयनिक रेडियाई को डिफाइन करने की। अभी तक देखिए हमने क्या क्या डिफाइन किया है। अभी तक हमने डिफाइन कर लिया है कोवेलेंट रेडियाई को। अभी तक हमने कोवेलेंट रेडियाई को डिफाइन किया है नॉन मेटल्स के लिए। नॉन मेटल एटम्स अगर बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तो उस केस में कोवेलेंट रेडियाई को हमने डिफाइन किया। उसके बाद मेटल्स के केस में मेटालिक रेडियाई को, नॉन बॉन्डेड एटम्स के केस में हमने डिफाइन किया वैंडरवॉल रेडियाई को। अब बारी है देखिए लास्ट टाइप के रेडियाई की, आयनिक रेडियाई की। देखिए आयनिक रेडियाई किस प्रकार से डिफाइन होगा। द आयनिक रेडियाई ऑफ आयंस प्रेजेंट इन आयनिक क्रिस्टल may be calculated from internuclear distance between two ions, oppositely charged ions। देखिए किस प्रकार से होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आयनिक रेडियाई। ये आपके सामने NaCl है। जी हां, आयनिक बॉन्डेड क्रिस्टल्स की हमें बात करनी है। इस प्रकार से देखिए यहां पर आयनिक रेडियाई डिफाइन करना होगा आयनिक कंपाउंड्स के केस में। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के केस में, आयनिक कंपाउंड्स के केस में, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर मेटल इज बॉन्डेड विद नॉन मेटल। किस प्रकार से मेटल नॉन मेटल के साथ बॉन्डेड होगी, आइए इसकी पूरी माया को अंडरस्टैंड करें NaCl के एग्जांपल से। याद देखिए, ध्यान से देखिए किस प्रकार से Cl- के साथ Na+ कांटेक्ट में होगा। ये आपके पास Cl- है,
एक और Cl माइनस आपके पास है, ये देखिए एक और Cl माइनस आपके पास है, बीच में कौन होगा, बीच में होगा Na+। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इस प्रकार से कांटेक्ट में होने चाहिए, ये देखिए इस प्रकार से कांटेक्ट में होंगे। ध्यान से देखिए ये कौन है, ये Cl माइनस है, ये भी Cl माइनस है, एंड बीच में कौन है, ये Na+ है। और यहां देखिए अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो बिल्कुल पास हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है, जो बिल्कुल पास हैं। अगर आपने इन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को कंसीडर किया है तो देखिए इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, यानी Cl माइनस के सेंटर से Na+ के सेंटर तक का डिस्टेंस, Cl माइनस के सेंटर से Na+ के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये देखिए यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये होगा आयनिक रेडियाई, ये होगा आयनिक रेडियाई। और आयनिक कंपाउंड के केस में पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को बोला जाएगा कैटायन। क्या बोला जाएगा, कैटायन। इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए जो कैटायन बना होगा ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होगा। एंड एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वही नेगेटिवली चार्ज्ड एटम जो होगा इसे बोलेंगे एनायन। नेगेटिवली चार्ज्ड एटम is called anion. Anion is formed by gain of electrons. It is formed by gain of electrons. Gain of electrons. An ionic compound is formed due to transference of electrons from metal to non-metal. An ionic compound is formed by, an ionic compound is formed by transference of electrons from metal atom to non-metal atom. और देखिए इन अपोजिटली चार्ज्ड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये मिनिमम डिस्टेंस यही तो होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयनिक रेडियाई। इस प्रकार से देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, Na+ बना, और इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, Cl- बना। क्या बना, Cl-। यहां से देखिए Na+ Cl- के बीच की जो अट्रैक्शन होगी, Na+ एंड Cl- के बीच की जो अट्रैक्शन होगी, यह अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। कैटायन कब बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एंड एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इस प्रकार से कैटायन एनायन फॉर्म होंगे और इनके बीच की जो अट्रैक्शन होगी, ये अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी कब, जब ये पास में होंगे। जी हाँ, इस प्रकार से पास में होंगे। और अगर ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस यहां पर सेंटर से सेंटर का यहां पर r है, तो r डिस्टेंस क्या होगा, इसी r डिस्टेंस को बोल दिया जाएगा आयनिक रेडियाई। आयनिक कंपाउंड्स के केस में इस r डिस्टेंस को ही बोल दिया जाएगा आयनिक रेडियाई। देखिए आयनिक रेडियाई के बाद अब बारी है कैटायनिक एंड एनायनिक रेडियाई की। कैटायनिक और एनायनिक रेडियाई को इस प्रकार से कैटायन एंड एनायन के लिए हमें डिफाइन करना होगा। कैटायनिक स्फीयर के रेडियस को कैटायनिक रेडियाई बोला जाएगा। R+ इज कैटायनिक रेडियाई, ये होगा कैटायनिक रेडियाई। देखिए मेटल एटम से जो कैटायन डिराइव्ड है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद हमें कैटायनिक स्फीयर मिल पाएगा। मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, कैटायन की फॉर्मेशन हुई होगी, ये हमें मिल पाएगा कैटायनिक स्फीयर। और कैटायनिक स्फीयर का रेडियस कैटायनिक रेडियाई होगा। रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन कोरस्पॉन्डिंग एटम। देखिए H प्लस में H प्लस का रेडियस कम होगा, Na प्लस में Na प्लस का रेडियस कम होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। K प्लस में K प्लस का रेडियस कम होगा। ऐसे ही CS प्लस में CS प्लस का रेडियस कम होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम 2 प्लस में मैग्नीशियम 2 प्लस का रेडियस कम होगा। एल्यूमिनियम 3 प्लस में एल्यूमिनियम 3 प्लस का रेडियस कम होगा। इस प्रकार से कैटायन का रेडियस आपको पेरेंट एटम के रेडियस से कम मिलेगा। ऐसा क्यों होगा? आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस। देखिए इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगी। जी हाँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज होगी, यानी सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर सिग्मा डिक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव इज Z माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा डिक्रीज हुआ है तो Z इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा? न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस अगर ज्यादा हो गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसका मीनिंग है न्यूक्लियस अब ज्यादा फोर्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इससे साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एटम डिफरेंट होंगे। कैटायन का रेडियस स्मॉलर होगा कोरस्पॉन्डिंग एटम के रेडियस से। इसको अगर आपने अंडरस्टैंड किया है तो इसके बाद रेडियस ऑफ एनायन को अंडरस्टैंड करना है। देखिए एनायन की रेडियस का क्या मीनिंग है? एनायनिक स्फीयर का रेडियस, एनायन का रेडियस होगा r माइनस रेडियस ऑफ एनायन होगा। एनायन की फॉर्मेशन कब हो पाएगी? जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एनायन बन पाएगा। देखिए नॉन मेटल एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। ऐसे एटम को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम भी बोला जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एनायन की फॉर्मेशन होगी, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम एक्सेप्ट करता है, एनायन की फॉर्मेशन होती है, तो एनायनिक रेडियाई ग्रेटर होगा किससे? कोरस्पॉन्डिंग एटम से। किस प्रकार से? देखिए F माइनस एंड F में किसका रेडियाई ग्रेटर होगा? F माइनस का रेडियाई ग्रेटर होगा। H माइनस H में H माइनस का रेडियाई ग्रेटर होगा। Cl माइनस Cl में Cl माइनस का रेडियाई Cl से ग्रेटर होगा। सल्फर 2 माइनस, सल्फर में सल्फर 2 माइनस का रेडियाई ग्रेटर होगा। ऐसे ही O2 माइनस O में O2 माइनस का रेडियाई ग्रेटर होगा। N3 माइनस N में N3 माइनस का रेडियाई ग्रेटर होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। देखिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के एडिशन से, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन केस ऑफ एनायंस, देखिए पेरेंट एटम से एनायन की फॉर्मेशन हुई होगी तो क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हुआ होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी, यानी सिग्मा की वैल्यू
इंक्रीज होगी, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होता है। देखिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हुई है, सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो जेड माइनस सिग्मा जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। आई होप आपने इस कहानी को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इस केस में साइज इंक्रीज होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होने से देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी। एनायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है कोरस्पॉन्डिंग एटम से, तो साइज बिगर होगा। कैटायन के केस में कोरस्पॉन्डिंग एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो साइज स्मॉलर था। जी हाँ, रिपल्शन कम थी, साइज स्मॉलर होगा, रिपल्शन ज्यादा होगी, साइज बिगर होगा। अगर आपने इस कहानी को अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए अगर रिपल्शन ज्यादा होगी, अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड किया है, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी ज्यादा तो साइज बिगर होगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हुई तो साइज स्मॉलर होगा। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर से हम यहां रिपल्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जेड इफेक्टिव से, सिग्मा से। देखिए एटॉमिक रेडियाई सिग्मा के साथ ऐसे रिलेटेड होगा। सिग्मा की वैल्यू ज्यादा, इसका क्या मीनिंग है, सिग्मा ज्यादा कब होगा, जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगी उस केस में सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होगी तो साइज बड़ा होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए जेड इफेक्टिव के साथ ऐसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि जेड इफेक्टिव सिग्मा के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है। जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा। देखिए सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हुई उस केस में रिपल्शन ज्यादा होगी, और उस केस में साइज आपको क्या मिलेगा, बिगर मिलेगा। तो देखिए जेड इफेक्टिव कम होगा तभी आपको साइज क्या मिलेगा, बिगर मिल पाएगा, यानी एटॉमिक रेडियाई आपको ज्यादा मिल पाएगा। तो इस प्रकार से सिग्मा ज्यादा हुआ तो जेड इफेक्टिव कम होगा। सिग्मा के साथ अगर एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली रिलेटेड है तो जेड इफेक्टिव के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा। आई होप आपने इस कहानी को अंडरस्टैंड कर लिया है। इन फैक्टर्स के अलावा देखिए एटॉमिक रेडियाई मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पर भी डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, इसकी बात करें। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा उस केस में रिपल्शन होगी ज्यादा, एटॉमिक रेडियाई होगा ज्यादा। जी हां, इस प्रकार से A माइनस, A2 माइनस, A3 माइनस की अगर रेडियाई को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इस केस में होगी। इधर से इधर मूव करने पर रिपल्शन इंक्रीज होगी, इससे एटॉमिक रेडियाई भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। O माइनस O2 माइनस में किसका रेडियाई ज्यादा होगा, इसका रेडियाई ज्यादा होगा। S माइनस S2 माइनस में यहां देखिए नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होगी, इसका रेडियाई ज्यादा होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया। इसके बाद देखिए N माइनस, N2 माइनस, N3 माइनस, यहां देखिए यहां रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, इसका रेडियाई सबसे ज्यादा होगा। यहां रिपल्शन इन तीनों में सबसे कम होगी, इसका रेडियाई कम होगा। आई होप इन सभी एग्जांपल्स को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए एटॉमिक रेडियाई क्या मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर भी डिपेंड करता है। जी हां, एटॉमिक रेडियाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ
इस प्रकार से रिलेटेड है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा एटॉमिक रेडियाई। अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका क्या मीनिंग है? पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मीनिंग है अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या होगी? ये ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एटॉमिक रेडियाई कम मिलता है। देखिए यहां पर M प्लस M2 प्लस M3 प्लस, ये केस आपके सामने। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस केस में होगी? इस केस में होगी सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। इस प्रकार से आपको डिक्रीज होता हुआ मिल पाएगा कौन? एटॉमिक रेडियाई। देखिए यहां से यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, सिग्मा की वैल्यू कम होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो यहां पर एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ ये किस प्रकार से रिलेटेड है, ये इसके साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियाई कम होगा। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया है। ये देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, Cr3 प्लस Cr6 प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस केस में ज्यादा है, यानी इसका एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? लेसर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियाई कम होगा। और देखिए Mn2 प्लस Mn3 प्लस Mn4 प्लस Mn7 प्लस, इस प्रकार से मैंगनीज पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया है। इस टाइप के एग्जांपल्स की हेल्प से आई होप आपने आसानी के साथ अंडरस्टैंड किया होगा किस प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा और इससे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। इसके बाद देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई में एक और फैक्टर आपके सामने है। एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ सेल्स। एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो होगा क्या? होगा ये नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। n इज इक्वल टू 1 होगा तो देखिए एक सेल होगी, n इज इक्वल टू 2 हुआ तो 2 सेल्स होंगी। इस प्रकार से n इज इक्वल टू 3 हुआ तो इस केस में देखिए 1 2 3 सेल्स होंगी। इस प्रकार से आपको देखने से ही पता चल गया होगा डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटासियम, पोटासियम से रुबीडियम, रुबीडियम से सीजियम। यहां पर देखिए N2 होगा, यह N3 होगा, N4 होगा, N5 होगा इस केस में N6 होगा। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। आई होप इस कहानी को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को हमें जानना है, पीरियोडिक वेरिएशन को हमें अंडरस्टैंड करना है, एक्सेप्शंस को भी जानना है। आज हमने एटॉमिक रेडियाई कितने टाइप के हैं, कौन कौन से फैक्टर्स एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं, इन सब की पूरी डिटेल में बात की है। अब हमारी मुलाकात होगी अगली बार। ये सभी टॉपिक्स हमें अगले सेशन में डिस्कस करने, यानी कल हमारा होगा डिस्कशन इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। इसके साथ में हमें डिस्कस करना होगा देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। उसके बाद 2 ही टॉपिक हमारे पेंडिंग रह जाएंगे। कौन कौन से 2 टॉपिक हमारे पेंडिंग रहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो उसके लिए हमें देखिए एक और सेशन चाहिए होगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज इस सेशन में इतना ही, आज की मुलाकात में इतना ही। अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।